हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधात्, उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो, शक्तिशाली बनो, विजयी बनो। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 12 आपके लिए कक्षा 12 ये हिंदी है। हिंदी विषय के अंतर्गत आपका खंड का काव्य विभाग है और पाठ 9 है। पाठ 9 में पुरुरवा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य ये जो शीर्षक हैं, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और ये आज आपकी 5वीं जो लेक्चर है इस पाठ पर आधारित है। और इस पाठ पर आधारित आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे पूरे मन लगा करके, पूरे प्रसन्नता के साथ। हाँ, अपनी नोटबुक ले लीजिएगा और पेन ले लीजिएगा अपनी तैयारी के साथ। आइए और चलते हैं, ये अध्ययन करते हैं। देखिएगा, ये आपकी छोटी ही PDF है, इस पर हम जल्दी ही देखिएगा कुल 6-7 हैं और काफ़ी बड़ी ये भी है। हम इस पर अध्ययन करते हैं। ये पहला आप देखिएगा, मैं नहीं गगन की लता। लेखिका क्या कहती है, ये आपको एक पद्यांश आपको दिया गया है, इस पद्यांश को पढ़ना है। इसको पढ़ करके आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं। मैं नहीं गगन की लता, तारिकों में पुलकित फूलती हूँ। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, विध की तनया, चंद्रिका संग पूर्णिमा सिंध की परमोज्वल आभा तरंग। मैं नहीं किरण की तारों पर झूलती भू पर उतरी। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प हूँ। अंबर में उड़ती हुई मोक्ति आनंद शिखा, इति वृत्तहीन हूँ, सौंदर्य चेतना की तरंग हूँ। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय मैं केवल अप्सरा हूँ। विश्व नर के अतृत इच्छा सागर से समुद्भूत हूँ। कहाँ से प्रकट हुई हूँ? विश्व नर जिसे कहता है, विश्व का नर कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी की जो अतृप्त इच्छा थी उससे मैं उद्भूत हूँ, प्रकट हुई हूँ, निकली हुई हूँ। आइए, इस पाठ पर पद्यांश को आपने पढ़ लिया है और इस पर आधारित आपसे ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है आपसे, उपर्युक्त पद्यांश की कवि एवं कविता का नाम बताइए। तो कवि एवं कविता का नाम आपको बताना है और इसमें ढूंढिएगा कहीं ना कहीं कविता का नाम लिखा होगा। देखिएगा, उर्वशी लिखा है ना। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये व्याख्या आपको करना है। तीसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी ने अपना परिचय किसको दिया है? ये परिचय देखिएगा, परिचय किसको, उर्वशी ने अपना परिचय किसको दिया है? ब्रह्मा को दिया है या विष्णु जी को, या इन्होंने पुरुरवा को दिया है? प्रस्तुत पद्यांश में या पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। और 5वां अंतिम प्रश्न है, आकाश में उड़ती हुई स्वच्छंद आनंद की शिखा कौन है, ये आपको बताना है। चलिए, इन प्रश्नों के उत्तर अपने मन मस्तिष्क में जरूर आपने विचार कर लिए होंगे, क्या उत्तर हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिएगा, इसकी व्याख्या हमने पहले कर चुके हैं और सेकेंड वीडियो में, उस दूसरी वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए उत्तर देखिएगा। यहाँ पर आप प्रश्न नंबर लिखिएगा। प्रश्न नंबर काखा गाघा पूरा आप डालिए, आबा सादा जो भी है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। फिर आप संकेत लिखिएगा, उसके बाद उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। उत्तर, और इस क्रम में आप उत्तर लिखिएगा। उत्तर में फर्स्ट नंबर डालिएगा, फिर आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा विरचित महाकाव्य उर्वशी से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित उर्वशी नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। ये आपने मिलान कर लिया होगा, आपको मालूम है। और सेकंड नंबर आप देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी प्रकार से आप एक लाइन छोड़ करके सेकंड नंबर डालिए, फिर लिखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालिए और हेडिंग डाल करके फिर आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में उर्वशी राजा पुरुरवा को अपना परिचय देते हुए कहती है। क्या कहती है? राजा पुरुरवा को परिचय दे रही है। अच्छा, कि मैं आकाश के तारों के बीच प्रसन्नता पूर्वक फूलने फलने वाली कोई लता नहीं हूँ। ठीक, मैं आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। मैं किसी आकाश में स्थित कोई नगर ऐसा नहीं जिसकी मैं सुंदरी हूँ। ना मैं चांदनी के साथ चंद्र किरण रूपी तारों पर लटकती झूलती हुई पृथ्वी पर उतरती हुई चंद्रमा की पुत्री नहीं हूँ। उर्वशी के कहने का आशय है कि मैं मर्त्यलोक के मनुष्य के उपभोग के लिए, किसके लिए? इस मर्त्यलोक में, ये मर्त्यलोक है, यहाँ पर जो जन्म लिया है वो मरेगा जरूर,
ठीक है। इस मर्त्यलोक में मनुष्य के उपभोग के लिए, किसके लिए? मानव के उपभोग के लिए निषिद्ध कोई अलौकिक दिव्य नारी नहीं हूँ। अर्थात ऐसा नहीं है कि मुझे आप उपभोग नहीं कर सकते हैं, मैं आपके उपभोग के लिए ही बनी हुई हूँ। अर्थात स्पष्ट कर दिया, वरन मैं मनुष्य का सुख भोग कर, मैं मनुष्य के सुख भोग की अतृप्त इच्छाओं से कल्पित परम सौंदर्य की साकार प्रतिमा हूँ। अर्थात मेरी जो सुंदरता है, इसकी ये जो है, ये आपके जो अतृप्त मन है, असंतृप्त मन है, उस अतृप्त मन अर्थात आपकी इच्छाओं से जो कल्पना की है आपने, मैं वही साकार प्रतिमा हूँ, जिसका सौंदर्य पान करने के लिए संपूर्ण मानव पूर्ण तृप्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थात जैसे ही आप हमारे संपर्क में आते हैं, मुझे आप मेरा उपभोग करते हैं, वैसे ही आपकी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। और अर्थात मनुष्य के द्वारा उपभोग्य हूँ, अर्थात मैं आपके उपभोग के लिए हूँ, आपके लिए ही बनी हुई हूँ, और अर्थात मैं मनुष्य के द्वारा उपभोग करने के लायक हूँ। ये आपने रेखांकित अंश की व्याख्या की है। और अब आइए तीसरे में बताया उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी ने अपना परिचय पुरुरवा को दिया है। किसको दिया है? पुरुरवा को। अच्छा, चौथा प्रश्न का उत्तर मिलान कर लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, आप याद रखेंगे। और पांचवा अंतिम प्रश्न का उत्तर है, आकाश में उड़ती हुई स्वच्छंद आनंद की शिखा अप्सरा उर्वशी है। क्या नाम है? अप्सरा उर्वशी। ये अप्सरा जिसे कहा जाता है ना, इसी को उर्वशी कहा जाता है। तो आइए, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं और इनको आपने मिलान कर लिया होगा। इस पर आपको 10 नंबर। अगला देखिएगा, ये लघुरूप भूमंडल व्योम ये संकीर्ण। अगला प्रश्न है, देखिएगा इसको इसी प्रकार से पेपर में लिखा होगा आपको, और इसको पहले पढ़िए, पढ़ करके इसका अर्थ समझिए, इसकी व्याख्या अपने मन में सोचिए, और फिर इन प्रश्नों को पढ़िए। इन प्रश्नों के उत्तर भी इसी से ढूंढना है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह विसंकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां यहाँ पर दी है, आप जरूर इसको याद करें। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश में, यह मनुज जिसके शिखा उद्दाम है, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम है। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार है, यह ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार है। इसको आपको याद करिए, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। और इस पर आधारित आपसे इनकी व्याख्या आपको पहले की पीडीएफ में देखिएगा, वीडियो में आपको जरूर मिलेंगी। ऊपर युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। तो आज देखिएगा सेकंड नंबर संदर्भ पहले देना है, पहले नंबर पे। दूसरा प्रश्न है आपसे, आज मनुष्य संपूर्ण सृष्टि की शोभा क्यों है? तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इसी में कि कवि के अनुसार मानवता क्या है? ये मानवता, इसे निकाल करके आपको स्वयं लिखना है, बहुत अच्छा ढूंढिएगा। और चौथा प्रश्न है आपसे कि इस पद्यांश में कवि ने किस भाव को स्पष्ट किया है, उसका उल्लेख करना है। और पांचवा है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करनी है। ये रेखांकित पंक्ति है, इसकी व्याख्या करनी है। तो इन प्रश्नों के उत्तर जरूर आप ढूंढ लिए होंगे, अपने मन मस्तिष्क में भर लीजिएगा, और इसके उत्तर हम आगे दे रहे हैं, तो उनसे मिलान कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आप इसी प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ प्रश्न नंबर और खंड और आवासादा जो भी है वो पूरा लिखिएगा। इसके बाद संकेत लिखिएगा। संकेत लिखने के बाद यहाँ पर तब आप उत्तर लिखिएगा, और उत्तर में फर्स्ट नंबर डालिएगा। इसी प्रकार आप लिखिए, पहले संदर्भ लिखिए, हेडिंग डालिए, फिर आप लिखिए प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य नामक कविता से उद्धृत है। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर का एक लाइन छोड़िए और फिर लिखेंगे सेकंड नंबर, आज मनुष्य ज्ञान विज्ञान से युक्त अनंत आकाश का भंडार है। अनंत प्रकाश का, ये ना ज्ञान विज्ञान से युक्त है और अनंत प्रकाश का भंडार है। किसका? ये प्रकाश का भंडार है। वो आकाश से पाताल तक का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सामर्थ्य है। ये मनुष्य की शक्ति का वर्णन कर। तीसरे प्रश्न का उत्तर मिलान करिए। कवि के अनुसार मानव का धर्म क्या है? परोपकार करना एवं सहृदयता ही मानवता है। और चौथा प्रश्न आप देखिएगा, उत्तर मिलान करिए। जातीय धर्म धार्मिक, देखिएगा स्पष्ट किया, जातीय धार्मिक वैज्ञानिक मतभेदों को दूर करना ही सच्चा ज्ञान है। विद्वता और मानवता है,
इसके बिना कोरा बौद्धिक ज्ञान व्यर्थ है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। तो इस प्रकार आप हेडिंग डालिए और फिर इसकी व्याख्या लिखिएगा। मानव अपने लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है। कौन चाहता है? मानव। वह चाहता है कि उसे कोई नया और व्यापक संसार प्राप्त हो जाए। इस प्रकार मानव नए और विस्तृत संसार को खोजने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है, कोशिश करता रहता है, प्रयत्नशील है। ये आपके 5 प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं। इन उत्तरों को आप मिलान कर लीजिएगा और आपको इस प्रकार से लिखते हैं तो निश्चय ही आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आइए आपके कुछ और भी शेष रह गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। सावधान मनुष्य, बहुत अच्छी बात कही है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, ये हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, अब फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, और काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी इसकी धार, तीखी है बड़ी ये धार। बहुत अच्छी बात बताई गई है विज्ञान के बारे में कि विज्ञान कहीं आपके लिए अच्छी बात है। ये विज्ञान कहीं न कहीं आपके लिए, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल आपके लिए लाभकारी भी है, लेकिन कहीं न कहीं मोबाइल आपके लिए हानिकारक भी है और इससे हमेशा सावधान रहना। देखिएगा, इस पाठ पर आधारित आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप मिलान करिए। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिएगा। तो पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है, इसको आपको बताना है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा विज्ञान का प्रयोग करने में शिशु, अर्थात ये जो शिशु माने क्या होता है? बालक है, नासमझ है, नासमझ कहा जाता है बालक को, समाज क्यों कहा गया है, और पूरे पद में कौन सा अलंकार है, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। इसी प्रकार और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों में से चेंज हो सकते हैं कि कवि मनुष्य को क्यों सावधान कर रहा है, मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है, और किसकी धार बड़ी तीखी है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत छोटे छोटे हैं, आप इनको मिलान कर लीजिएगा और निश्चय ही इनके उत्तर इस प्रकार दिए गए हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश, पहले प्रश्न का उत्तर देखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य है। इसके रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और सेकंड नंबर प्रश्न का उत्तर देखिएगा। कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक अर्थात विनाशकारी साबित हो सकती है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिएगा। मानव की क्रियाओं और उपयोग की पद्धति को देख करके उसे शिशु समाज कहा गया है। आप यहाँ देखिएगा, बहुत से लोग होते हैं और रिवॉल्वर खरीद करके घर में रख लेते हैं और उन्हीं का बच्चा ही खेल खेल में कहीं न कहीं फायर कर देता है तो घर के ही लोगों को मार डालता है, तो पूरे घर बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, जैसे बम के गोले आप अपने घर में रखे हैं, किसी भी समय आपके हाथ से वो गिर सकते हैं, छट सकते हैं, किसी भी समय आपका घर बर्बाद हो सकता है, तबाह हो सकता है। इसके कई उदाहरण आपको समाचार पत्रों में सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिले हैं। आइए ये चौथे प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत संपूर्ण पद में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चलिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इस प्रकार हेडिंग डालिएगा और का नंबर डाल करके आप लिखिएगा ये इसके बारे में कि कवि कहते, बढ़ते हुए वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेत करते हुए कहते हैं कि विज्ञान व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए गए हैं, विज्ञान ने दिए हैं, साधन दिए हैं और नवीन अस्त्र शस्त्र और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। साथ ही विज्ञान ने विनाश की स्थिति भी उत्पन्न कर दी है। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी क्या है, ये भी तो कहीं न कहीं विनाश का कारण है, विज्ञान की ही देन है। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो निश्चय ही कल्याणकारी साधन मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे। इसीलिए अभिनव मनुष्य, अर्थात ये कहीं न कहीं एक नया मनुष्य मानव को सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है और विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तुम इसे अपनी स्मृति से फेंक दे, और अर्थात इसे अपने से इतना दूर कर दे कि इसकी यादें भी शेष न रह जाए तुम्हें, क्योंकि यह किसी भी समय तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है। और दूसरे खा नंबर इसी का देखिएगा, 5वें के काखा करके वहाँ दिए गए थे, तो 5वें का खा नंबर में खेल सकता है ये धार है। तो कवि कहने का, लेखक का तात्पर्य है कि कवि दिनकर जी आपको कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत पैनी है, तेज है, और अज्ञानी होने के कारण तो विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है।
जरा तनिक सी आपकी असावधानी से तेरे ही अंगों को काट सकते हैं, जिसे अपनी सुरक्षा के लिए रखा है, कहीं न कहीं ये तुझे ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और कुछ शेष है, इन प्रश्नों के उत्तर और ले लीजिएगा। कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि हे मानव, तू जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण बहुत तेज धार वाली तलवार से खेल रहा है, किसी भी समय तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है लेखक कि कवि ने मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा है कि इस विज्ञान के गुण और दोष के बीच के अंतर कर पाने में अभी आप सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं है। विज्ञान का प्रयोग पूर्ण विवेक के साथ होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान हमारे लिए वरदान है, तो उसके गलत प्रयोग से कहीं न कहीं वो हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। तो आपके लिए जैसे विज्ञान वर्ग के हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए आता है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो आप इसको उदाहरण दीजिएगा और इसी से आपको लिखना भी है, निश्चय आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और अंतिम प्रश्न का उत्तर मिलान कर लीजिएगा। विज्ञान रूपी तलवार की धार कैसी होती है? बहुत तेज होती है, तीखी माने पैनी, बहुत तेज होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये उत्तर दिए गए हैं, आपने इसका अध्ययन किया है। और एक ये अंतिम है, आइए चलते हैं और ये अंतिम में ही बहुत जल्द इसको हम खत्म करेंगे। इसको पहले पढ़िए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन। ये अभिनव मनुष्य में से लिया गया है बंधे नरके करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है न कहीं बाकी कहीं व्यवधान, और लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। मानव में इतनी ताकत आ गई है कि एक साथ वो पृथ्वी, आकाश, पाताल और सब जगह पर्वतों पर भी आप चढ़ सकते हैं। इतनी आपके अंदर विज्ञान में शक्ति आ गई है। देखिएगा, इस पर आधारित आपसे इसकी जो व्याख्या है आपको अगले इसके पहले की जो वीडियो है उसमें पढ़ने को व्याख्या पूरी मिल जाएगी, और पढ़ लिए उसको पढ़िएगा 3 नंबर पे। और यहाँ पर आप देखिएगा इन प्रश्न जो आपके दिए गए हैं 5 प्रश्न, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इससे छांटना है और लिखना है। 5 प्रश्न किस प्रकार से हैं? आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपसे, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता है? वास्तव में आपने लगातार जिस तरीके से प्रकृति का अवदोहन किया है, आप स्वयं कारण हैं। अर्थात जिस तरीके से विज्ञान ने इस पृथ्वी के जंगल को नष्ट किया है, तो कहीं न कहीं गर्मी का ज़्यादा होने का कारण, इसका कारण क्या है आप स्वयं समझ रहे होंगे। कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है तुम्हारे लिए, कहीं बाधा नहीं है, इसका क्या अर्थ है? और चौथा प्रश्न है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। इसकी व्याख्या करना है आपको, उसका भावार्थ लिखना है। और 5वां अंतिम प्रश्न है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताइएगा। ये आपसे पूछा गया है, तो इनके उत्तर आपके मन मस्तिष्क में आ गए होंगे। इनको विचार कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे जो उत्तर दिए गए हैं उनसे जरूर मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा, ये उत्तर आपको दिए गए। पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर प्रश्न डालिएगा, इसी प्रकार से पूरा प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न नंबर 3 का सेकंड नंबर या थर्ड नंबर जो भी हो वो लिखिएगा। फिर लिखिएगा यहाँ पर संकेत, और संकेत हेडिंग डाल करके शुरू का और अंत का जरूर लिखिएगा। देखिए, जो संकेत आप लिखते हैं तो शुरू का आज की दुनिया, और फिर अंत का क्या है, कहीं बाकी नहीं व्यवधान, कहीं व्यवधान बाकी कहीं व्यवधान। तो इस 3 शब्द को जरूर आप लिखिएगा, इसको संकेत के रूप में यहाँ पर। और जी ये अब इसमें देखिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। इस प्रकार उत्तर डालिएगा फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर लिखिएगा पहले प्रश्न का उत्तर। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है, सभी जगह आपने विजय पाली है। और दूसरा प्रश्न आपका उत्तर आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, वैज्ञानिक युग के अभिनव मनुष्य के हुक्म पर ये पवन की गर्मी, ये वायु का ताप अर्थात गर्मी उतरती और चढ़ती है, अर्थात बढ़ता है और कम होता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर मिलान करिए, वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज मनुष्य का इतना साधन संपन्न हो गया है कि उसके सामने किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं रहा। आप देखिएगा कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, उस भयंकर गर्मी में भी बहुत से परिवार ऐसे हैं कि अपना रजाई और कम्बल ओढ़ करके अपना इस गर्मी को पार कर रहे हैं, अर्थात एसी लगा करके
गर्मी का भी प्रभाव कम कर ले रहे हैं। वो बिना किसी व्यवधान के सारी बाधाओं को लांघ सकता है। और आप देखिएगा रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या, इसका भावार्थ लिखना है तो इस प्रकार हेडिंग डालिएगा और आप यहाँ पर लिखिए। कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन और बहुत ही विचित्र है। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। सब जगह उसका अधिकार हो गया है। वह इतना साधन संपन्न हो गया कि मंगल ग्रह पर भी आप पहुंच गए हैं, बुध ग्रह पर पहुंच गए हैं, कि प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लिया है। वैज्ञानिक युग में आज मनुष्य पूर्णतः शक्तिशाली है, ताकतवर है। और अंतिम प्रश्न का उत्तर है। प्रस्तुत पद्यांश की कविता का शीर्षक अभिनव मनुष्य है। ठीक है, ये कविता का शीर्षक है और इसके रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये आपको उत्तर बताए गए हैं। तो हम सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे और पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पढ़िएगा, इसका आनंद लीजिएगा और पूरे के पूरे अंक प्राप्त करने की अपने अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। हाँ, लिखना ज़रूरी है, तभी तो आप अच्छे अंक पाएंगे। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास अब समाप्त होगी और कल हम फिर एक नए चैप्टर से, नए पाठ से मिलेंगे, उसको पढ़ करके आना है। इसी के साथ सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और सभी को बहुत बहुत आभार। और आप सभी को हम देखिएगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी है, तो ज़रूर इसको आप लाइक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं डिसलाइक भी आप दे सकते हैं, भी आपकी मर्जी। और कल फिर मिलेंगे। आप सभी को हमारा नमस्कार। खुश रहें, प्रसन्न रहें।